अब मेरे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत, फिर बाद में प्रशांत सावंत से भी आज बातचीत होगी। तो प्रशांत सिंह का तो आज एक दिन भी है अच्छा, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले डॉक्टर रवि से के पास आते हैं। रवि सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं आज, अपने जगह थोड़ी सी चेंज की है, ये गुड लुक है, पीछे का बैकग्राउंड हमको बहुत अच्छे से बढ़िया लग रहा है। आई थिंक यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, घर से ही है सर आप तो? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली मैं अपने होम टाउन में हूँ इस समय, इलाहाबाद में। ओह वाओ। वहां अच्छा, से तभी आपको। वो कुछ ना अलग से ग्लो आ रहा है आपके चेहरे पे, वो एक्चुअली होता ही है ना होम टाउन वाला ग्लो। जो होम टाउन वाला ग्लो है, अब मेरे को पता नहीं था। ये तो मेरे को वैसे सिर्फ आपके बैठने के स्टाइल से, आपके हंसने के स्टाइल से मेरे को लगा कि यस, यू आर इन द कंफर्टेबल पोजीशन। एंड वी बिलीव, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आगे आप कंफर्टेबली रहे। अच्छा सर, एक चीज आपसे पता करनी थी। ये कोरोना वाला हो गया ना सारा एपिसोड खत्म। अभी थर्ड वेव जब आएगी तब आएगी, जब साइंटिस्ट बोलेंगे आ रही तब आएगी। अभी फिलहाल ये कोरोना वगैरह से डरना वरना तो नहीं है ना? नहीं सर, कोरोना से नहीं डरना, लेकिन अभी आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली। आज मेरी टैगलाइन वही रहेगी, हम्म। भाव और भावना। और आज हम हम्म। इसी पे चर्चा करेंगे और इसी से रिलेटेड शेयर की वो डिस्कशन रखेंगे। लेकिन भाव और भावनाओं में बहने के बजाय मार्केट में अभी ये हुआ है कि डिम्पी जी, जिस तरीके से इन्फ्लेशन का डेटा आया है, निफ्टी को ऊपर तो नहीं खुलना चाहिए था, नीचे खुलना चाहिए था, हम्म। मुझे मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि इन्फ्लेशन टॉप पे है, आरबीआई अब लिक्विडिटी के लिए कुछ कर नहीं सकता। अगर यहाँ पर लिक्विडिटी के लिए करता है तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। कच्चे तेल के दाम इतने बढ़े हुए हैं, कच्चे तेल के दाम नहीं, हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस बढ़ी है, उससे काफी समस्या खड़ी हो रही है। और इसीलिए खाने पीने से लेकर के सारी चीजें इस समय दुगने दाम पर हैं। चाहे आप अगर खाने में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप जो तेल खरीदते हैं उसके दाम 87% बढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा अपडेट दे रहा हूं जिससे कि आइडिया लगे कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। दूसरी तरफ है, आप वेजिटेबल्स के प्राइसेस देखिए तो लगभग 88% बढ़ चुके हैं। साथ ही रिटेल इन्फ्लेशन जो जो बढ़ा है, वो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि अभी रिटेल इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं है। तो मार्केट में भी कुछ ऐसे सेक्टर, कुछ ऐसे स्टॉक जो आगे हम चर्चा करेंगे, उनमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी का जो ये लेवल है, ये लेवल पे थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी कम है। एक बार को गैप फिल करने के लिए वापस से 15,800 आज क्लोजिंग में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल से तनाव थोड़ा सा अब निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि डेटा सपोर्ट यहाँ पर नहीं दे रहा है। हम्म। ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और हर चीज़ का अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आज भले ही आप इन्फ्लेशन और ग्रोथ को आमने सामने खड़ा कर दोगे, तो कोई भी आदमी बोलेगा कि हाँ ग्रोथ ही दिखनी चाहिए, कि हम ग्रोथ कितनी दिखा रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन की अपनी वैल्यू है। अगर आप ग्रोथ के साथ हाई इन्फ्लेशन कर दोगे, ग्रोथ भी किसी काम की नहीं रहती। क्योंकि मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं तो इससे अच्छे से जान पा रहा हूँ कि हाई ग्रोथ विद हाई इन्फ्लेशन, देयर इज अ नो नीड फॉर ग्रोथ। तब ग्रोथ की भी जरूरत नहीं होती आपको। इससे अच्छा आप ग्रोथ को कम कर दो, इन्फ्लेशन को डाउन करना, ताकि गरीब लोग बचाए जा सके। रवि सर, दो चीज़ों पे मैं आपके पास आता हूँ। इंडेक्स का मोटा मोटी आपका व्यू मेरे को पता लग गया। अब आप कह रहे थे ना, कुछ एक ऐसे शेयर्स भी हैं जहाँ पर आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट, फटीक, थोड़ी थकावट दिख रही होगी, या थोड़ा हो सकता है प्रेशर भी दिखे। एक एक करके सर मैं वो सारे शेयर्स आपसे लेने चलता हूँ। आप जो शेयर बताना चाहते हैं, एक दो आप मेरे को बताते चलिए। हम जरा पहले आपके शेयर आज नोटिस कर लेते हैं। शेयर मैं और आपसे बाद में पूछूंगा। देखिए, सबसे पहले इस समय मेटल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और मेटल में अब एक हम्म। डाउनफॉल कमोडिटी में आपको देखने को मिलेगा। और उसी का सीधा हम्म। इम्पैक्ट आपको हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, इनमें देखने को मिलेगा। तो वापस अगर आप स्क्रीन पे टाटा स्टील या हिंडाल्को का चार्ट देखेंगे, तो मुझे लगता है ये अब थकते हुए शेयर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इनमें जो है वो थोड़ा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि टाटा स्टील आज जरूर अप है, लेकिन हिंडाल्को में देखिए तो आपको तो थकावट देखने को मिल रही है। लेकिन इन थकावट पे आप ये बिलीव रखिए कि अब मार्केट में इसमें जो करेक्शन देखने को मिलेगा वो आपको 340 और 350, यानी कि करंट लेवल से 35-40 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, आपको डाउनफॉल अब देखने को मिलेगा। जो थकावट है वो अब गिरावट की तरफ बदलती हुई नजर आएगी। तो मैं फिर कहूंगा डिप्टी जी, आज मैंने अपना टैग लाइन पकड़ा हुआ है, भाव और भावनाओं को छोड़िए, जो मार्केट का ट्रेंड है उसको समझिए। और अभी हिंडाल्को में एक गिरावट का ट्रेंड आने वाला है। तो अगर आपके पास शेयर है और आपने नीचे से पकड़ रखा है, तो भागना जरूरी है इस शेयर से। ठीक है, डन सर। ये आप इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, ये आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। अच्छा, हिंडाल्को में आपके मैसेज के अकॉर्डिंग तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भाई हमको आना नहीं, अभी थोड़ा रुक जाना है। ठीक है ना? हमको आना नहीं है, अभी थोड़ा रुक जाना है।
ये आप एक बार कह रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को शॉर्ट करना आता है तो वो शॉर्ट करे, जिसको शॉर्ट करना नहीं आता वो कृपा करके ना करे। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक ही बात की तीन बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके प्रॉफिट्स है तो आप प्रॉफिट्स पे बुक कर सकते हैं, ठीक। ये हिंडाल्को को लेकर तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। टाटा स्टील के एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वही हम बोल रहे हैं। हिंडाल्को के अंदर ऐसी थोड़ी थकावट दिख रही है। रवि सर, दूसरा शेयर। दूसरा शेयर सर, मैंने निफ्टी के ही शेयर इसलिए लिए कि जिससे आपको यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन भी क्लियर हो और आपके इन्वेस्टर लिक्विड स्टॉक को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। और बहुत से लोग लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, इसलिए मैंने निफ्टी के स्टॉक को यहाँ पर फोकस रखा है। दूसरा स्टॉक है हाँ हाँ, बजाज फाइनेंस। आप देखिए ओके। अच्छा खासा एक रेंज चल रहा था 6200 से 6300 से 6100 का, और अब नीचे की तरफ इसका आपको इंट्राडे में डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो एक 3 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, यानी कि यहाँ पर एक नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा करेक्शन तो नहीं, लेकिन 400-500 पॉइंट तक का इस शेयर पे एक करेक्शन यहाँ पर अब बनता हुआ नजर आएगा। तो बेटर है, मैं फिर से यही कह रहा हूं कि जो लोग बाय का इंतजार कर रहे हैं वो लोग थोड़ा और इंतजार करें, और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना है कि मैंने नीचे से पकड़ रहा है, मैंने तो 5400 का पकड़ रखा है, 5500 का पकड़ रखा है, वो लेवल वापस आए इससे ज्यादा अच्छा है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस 5400-5500 आएगा, फिर से ले लीजिएगा। तो ये रणनीति यहाँ पर रखनी। ठीक है, यानी कि आप ऊपर पे बेचते जाएं और नीचे पे लेते जाएं, शेयर खराब नहीं होंगे, बट आपको एंट्री के लेवल्स देखने होंगे। हम कई बार ये कहते हैं कि आप दो हिस्सों में शेयर का चुनाव कीजिएगा। पहला एक होता है शेयर, और दूसरा होता है उसका भाव, एंट्री का भाव। कई बार हम शेयर तो अच्छा चुन लेते हैं, बट भाव गलत चुनते हैं। वो क्या करता है कि आपको शेक करता है, आपको हिलाता है, ऊपर नीचे तो करेगा, स्टेबल तो हो नहीं सकता। मार्केट है ये तो आप क्या, आप सिर्फ अपने डिसिप्लिन खो देते हो, और आपका डिसिप्लिन चेक करके खुआ भी देता है। तो मैं इसलिए बोलूंगा कि सर के इस पॉइंट के साथ भी एग्री करता हूँ कि बजाज फाइनेंस में अगर आपको अच्छा सा प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार आप इसमें कंटिन्यू भी कर सकते हैं और बुक भी कर सकते हैं। और जब भी आपको नीचे मिले तब आप फिर से कंटिन्यू कीजिएगा। तो बजाज फाइनेंस पे जिस जिसको भी प्रॉफिट है वो एक बार बुक करे। सर, थर्ड शेयर। तीसरी कैटेगरी में मेरे पास 3 शेयर हैं डिब्बे जी, और तीनों जो हैं वो फार्मा से हैं। सन फार्मा, ओके, डिवीज लैब, वॉकहार्ट फार्मा। आप तीनों का चार्ट एक ठीक एक है, करके लगाइए, तो मैं ठीक है। इन्वेस्टर आपको खुद दिख जाएगा कि इन शेयरों में। पहले सन फार्मा पे आते हैं सर, पहले सन फार्मा पे। बिल्कुल, सन फार्मा अगर आप देखेंगे तो आपको डेली चार्ट पे भी और इंट्राडे पे भी एक जो थकावट मैंने आज बोली ना कि थकावट स्टार्ट हो गई है। फिर से कहता हूँ वही, आज डिम्पी जी आपकी टैगलाइन का सारा दिन और चैनलों पे भी यूज करूंगा, भाव और भावनाओं से बाहर आइए। और अभी जो आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा साफ साफ डेली चार्ट पे कि लगभग 10 दिनों से इसमें एक कंसोलिडेशन चल रही है। और अगर मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं तो आप 25 दिन का करिए, 30 दिन का करिए, आपको प्राइस उससे ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यानी 680 से ऊपर सन फार्मा का प्राइस रुक नहीं पा रहा है और बार बार गिरावट देखने को मिल रही। तो ये फॉल अब 620, यानी कि मिनिमम आपको 60 पॉइंट का करेक्शन देता है। और 60 पॉइंट अगर परसेंटेज वाइज निकालेंगे जाके तो एक अच्छा खासा परसेंटेज, यहाँ पर 10% के आसपास का करेक्शन होगा। तो अब फार्मा इंडस्ट्री में फार्मा शेयर से प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। आप अपना प्रॉफिट लेके निकलना शुरू करिए, गिरने दीजिए, स्टॉक गिरेगा वापस ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो फिर यहाँ पर अभी इसमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन। और सर दूसरा आप बता रहे थे डिविस लैब। हाँ देखिए, डिविज लैब में एक 4500 का टारगेट निकलकर हमने ही डिस्कशन किया था यहाँ पर। अगर डिम्पी जी आपको याद हो, 3800 और 3400 के लेवल से ये क्लियर कट था कि अभी अगर 3800 ब्रेक करेगा तो 44-4500 का भाव आएगा। और अब वो टॉप पे खड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वापस 2-3 कैंडल पे थोड़ा एक कंसोलिडेशन शुरू हो गया। तो अब ये रैली नहीं देगा, अब ये अगर देगा तो करेक्शन देगा, रैली नहीं देगा। फिर से समझिए पॉइंट को कि ये अब रैली नहीं देगा, करेक्शन देगा। तो बेटर है, अगर आपने 3800 पे भी बाय कर रखा है तो वापस 3800 और 4000 का आएगा, ले लीजिएगा। 300-400 रुपए, इसका मतलब कम से कम 3 से 4% का करेक्शन। तो 4% आपको कमाना है तो बचाना भी जरूरी है। तो यहाँ पर आप उस 4% के लिए एक बार प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करिए। यानी 5% का करेक्शन आता है, वापस शो में जुड़े रहिएगा, मौका मिस मत करिएगा, एंट्री फिर से मिलेगी।
ठीक है, डन सर। सर आपने 3 फार्मास्यूटिकल शेयर बताए थे, एक तो डिविस लैब हो गया, दूसरा सन फार्मा होगा, तीसरा ग्लेनमार्क के बारे में बात करना चाहते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज के बारे में? वॉक वॉक डॉक्टर फार्मा। रेड्डीज, ठीक है। वो वोकार्ड फार्मा ना सर? ठीक है। यहाँ सर एक बार इसके बारे में बता दीजिए, फिर वोकार्ड के बारे में। आप एक बार को चार्ट लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ सर। 800 में प्रॉफिट बुकिंग दिखनी शुरू हो गई और यस। अभी भी जो लेवल है, अगर मैं रैली की बात करूं तो इसकी रैली स्टार्ट हुई थी 500 400 से, और 400 से 800 ये डबल हुआ शेयर। 650 50% करेक्शन, यानी कि मिनिमम अभी जो करेक्शन है वो 520 तक के लेवल दिखा सकता है, 550 तक के लेवल, यानी यहाँ से भी 100 रुपए का करेक्शन। तो आपको 100 रुपए के करेक्शन में अगर स्टॉक है तो फिर मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना समझदारी है, निकलना ज्यादा जरूरी है। मैं एंट्री लेवल भी आपको बता रहा हूँ कि 520 550 के पास आएगा। वापस से डिम्पी जी को मैसेज करिएगा, ये वापस से शो में इस शेयर को लेंगे और फिर एंट्री हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे कर सकते हैं और आपका पैसा कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज आपने बिल्कुल सारा चीज़ आराम से बिल्कुल क्लियर कर दी, और बिल्कुल मैं बोलूँगा कि टाइमली अच्छे से क्लियर कर दी है। क्योंकि क्या होता है ना सर, जब बाज़ार सबको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होता है ना, तो उसके अंदर वो चीज़ें मिस हो जाती हैं जहाँ पर हम थोड़ा रुकने वाले हैं। आज आपने वो सारे शेयर्स के बारे में भी बताया है। आज मैं कहता हूँ इसको चेक एंड बैलेंस है। आपको ना धैर्यवान बनना चाहिए, चेक एंड बैलेंस है, बाजार के इस आवेश के अंदर ना रुके, वो शेयर्स को भी चेक करते चले। और आपने वो सारे आज चेकिंग वाले शेयर्स ही बताए हैं। हम भी क्या होते हैं ना, तेजी के शेयर्स में तेजी के शेयर्स ही पूछते रह जाते हैं, तो वो मौका छूट जाता है सभी लोगों से कि जहां पर हमको चेक एंड बैलेंस करना है। तो आपने आज चेक एंड बैलेंस वाला गेम किया है। डिविस लैब, सन फार्मा, वोकार्ड, कीप द प्रॉफिट बुक्स। आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते जाओ। बजाज फाइनेंस के अंदर भी कुछ कुछ वैसा ही हो सकता है, हिंडाल्को के अंदर भी कुछ कुछ वैसा ही हो सकता है। तो सेक्टर्स अलग अलग हैं, जहाँ पे शेयर थोड़े रुक रहे हैं वो सारे के सारे शेयर्स आपको सर यहाँ पे बता भी रहे हैं। एंड कीप द प्रॉफिट बुक। हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी खराब है या इनको आप बेच दो, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉफिट्स में हैं तो कीप द प्रॉफिट बुक। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, एंटर करना है, तो लेट इट वेट फॉर सम टाइम। एक बार आप इसकी वेट करो, समय आने पर आप इसके अंदर एंटर भी करोगे। ज्यादातर लेवल्स हम आपको नीचे के बता ही रहे हैं कि किस किस लेवल पे आपको एंटर भी करना है। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज फिर से बातचीत करके और ये सारे शेयर जान के सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।